नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज क्लास लाइव नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है आपको रिकॉर्डेड क्लास के रूप में ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि प्रयास है डीआरडीओ एग्ज़ाम से पहले एक बार हम पूरा थ्योरी जो है उसको रिवाइज़ कर लें। हर टॉपिक से 4 या 5 क्वेश्चन हर दिन देते आए हैं। रात 9 बजे लाइव क्लास होती है, जब भी होगी उसके लिए शेड्यूल आपको लगा हुआ मिल जाएगा, नहीं तो आपको अपलोडेड क्लास ज़रूर मिलेगी। आइए, आज भी बहुत अच्छे क्वेश्चन अपने पास है। उम्मीद है आज भी आपको क्वेश्चन ज़रूर कुछ नया सिखाएंगे। सो कंप्लीट लास्ट तक ये वीडियो देख लेना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, यानी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। लास्ट जो हमारी क्लास हमने स्टॉप की थी 191, यानी 191 क्वेश्चन नंबर को हमने सोल्व कर लिया था, जिसमें ये पूछा गया था कि स्टार के लिए निम्न में से कौन सा व्यंजन सही नहीं है। ये हो चुका था। अगर आपने प्रीवियस क्लासेज हमारी नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर के उन क्लास को भी अटेंड करें। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है, देखो ज़रा क्वेश्चन को। स्टार संयोजन में वाइंडिंग के प्रत्येक एलिमेंट का इम्पीडेंस Z ओम है। जब इसे समतुल्य यानी इक्विवेलेंट डेल्टा में परिवर्तित करेंगे, यानी कन्वर्ट किया जाता है, तो प्रत्येक एलिमेंट की इम्पीडेंस क्या होगी, ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है। पहली बात आपको मैं एक नॉर्मल स्टार डेल्टा में आपस में कंपैरिजन की बताता हूँ। दरअसल स्टार की अपेक्षा डेल्टा में जो रेजिस्टेंस होता है वो 1/3 हो जाता है। यानी अगर हम एक इंडक्शन मोटर का एग्जांपल लें, जनरल में जब उसे स्टार में चलाया तो उसी सप्लाई वोल्टेज के साथ अगर उसे डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्शन या कनेक्शन ऐसे होते हैं कि वहाँ रेजिस्टेंस 1/3 हो जाता है। अब उसी वोल्टेज पर जब रेजिस्टेंस 1/3 हुआ तो लाइन करंट वहाँ पर 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। इससे पावर भी 3 गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि स्टार हो या डेल्टा, टोटल पावर का फॉर्मूला √3 VI cos phi सबके लिए स्वयं रहता है। VL/IL cos phi होता है। अब लाइन वोल्टेज का मान तो सेम था, लेकिन करंट जैसे 3 गुना हुई तो पावर भी 3 गुना हो गई। अब वो यहाँ सवाल ये दे रहा है अपन को कि आपको कुछ इस तरह की कोशिश करनी है कि स्टार हो या डेल्टा हो, ठीक है ना, स्टार हो या डेल्टा हो, दोनों की लाइन करंट सेम रहे, दोनों में कुल शक्ति खपत का मान समान रहे, और सिंपल पैरामीटर है इन दोनों की जड़ कौन है, इन दोनों की जड़ है रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस। वो बदलना नहीं चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है कि डेल्टा में 1/3 हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस वहाँ भी बराबर रहता तो क्या करंट 3 गुना होती? नहीं। स्टार की अपेक्षा डेल्टा में लाइन करंट 3 गुना ज़्यादा होती है। उसके पीछे कारण ये था कि वहाँ रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस 1/3 हो गया, तो हमें वहाँ क्या करना है, इसको बराबर कर देना है। अब देखो 1/3 को मैं बराबर कैसे लाऊं? अगर मैं इसको 3 से गुना और कर दूं तो मान बराबर हो जाएगा ना। यानी सिंपल सी बात है कि अगर स्टार में Z है तो डेल्टा में मैं उसे 3Z कर दूंगा, उत्तर बराबर आ जाएगा। कैसे? मैं एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। मान लीजिए ये है स्टार संयोजन, तो देखो Z और Z है, इन दोनों के बीच में अगर मैं देखूंगा तो आंसर कितना आया, 2Z आया। अब इसी को अगर मैं डेल्टा में कन्वर्ट कर दूं तो इन तीनों वाइंडिंग का मान कितना आएगा, 2/3 इंटू Z, तो 2Z/3 हो रहा है। यहाँ 2Z था, वहाँ देखो भाग लग रहा है। लेकिन अगर इसी को मैं 3Z कर देता सब जगह तो आंसर कितना आता, आप देखो 2Z। ये भी 2Z था, ये भी 2Z था। यानी सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, दोबारा सुन लो। स्टार से जब डेल्टा करना हो 3 से गुणा कर दो, डेल्टा से जब स्टार करना हो तो 1/3 कर दो। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, कवर अप कर लीजिए इसे ज़रूर, ठीक है। देखो अगला सवाल 193, बहुत साधारण क्वेश्चन है। शक्ति मापने की 2 वाट मीटर वीडियो में से है। तो पहली बात तो आपको ये बता दूं, एकमात्र ये वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन ITI में भी आते हैं, डिप्लोमा में भी आते हैं और इंजीनियरिंग वालों में भी आते हैं। यानी पूरी संभावना है कि हमारे भी ये क्वेश्चन आ सकता है।
अब सुनो सवाल पहले क्या कह रहे हैं, दोनों वाटमीटर बराबर रीडिंग दे रहे हैं लेकिन विपरीत दिशा में रीडिंग दे रहे हैं। विपरीत का मतलब क्या है, एक वाटमीटर पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है और दूसरा वाटमीटर नेगेटिव रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब हम अगर कुल शक्ति की गणना करेंगे तो वो तो 1 - 2 = 0 हो जाएगी। और कुल शक्ति 0 तब होती है जब पावर फैक्टर 0 हो, और पावर फैक्टर 0 तब होता है जब फेज अंतर 90 डिग्री हो। कुल मिलाकर बात क्या समझ में आ रही है, फेज अंतर 90 डिग्री है, पावर फैक्टर 0 है, दोनों वाटमीटर एक दूसरे के विपरीत रीडिंग दे रहे हैं। अब सुनो यहाँ से कुछ और क्वेश्चन जो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल, इकाई पावर फैक्टर फेज अंतर 0 हो तो दोनों वाटमीटर की रीडिंग बराबर होगी और धनात्मक होगी, यानी दोनों प्लस की रीडिंग देंगे, प्लस प्लस, ठीक है ना, यानी दोनों बराबर रीडिंग देंगे और कैसी देंगे, धनात्मक रीडिंग देंगे। और आपका जो पावर फैक्टर है वो 1 से 0.5 के बीच में हो तो दोनों की रीडिंग धनात्मक होगी लेकिन अलग अलग होगी। पावर फैक्टर अगर 0.5 हो तो 1 0 देगा, 1 टोटल रीडिंग देगा। ये कुल मिलाकर पढ़ लेना। बात ये है कि इसमें आपको 5 पॉइंट याद रखने और सवाल बनते हैं कम से कम इनमें से 20 क्वेश्चन। तो अब सोचो यार, एक टॉपिक याद करने से अगर 20 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं तो हमें वो टॉपिक तैयार करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आइए 194 को देखते हैं क्या कह रहा है। ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो जाएगा। अब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच रेजिस्टेंस कितना होता है। देखो ये जवाब वो बच्चा दे सकता है जिसे ये पता हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कपलिंग कैसी होती है। तो हम सब जानते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी विद्युत चुंबकीय रूप से जुड़ा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग होता है, यानी उनके बीच में कोई भी डायरेक्ट विद्युतीय संयोजन नहीं होते, है ना। अब दो बिंदुओं के बीच अगर कोई विद्युतीय संयोजन नहीं है तो हम उसे ओपन सर्किट बोलते हैं, यानी हमारे लिए प्राइमरी और सेकेंडरी में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, वो एक दूसरे के लिए ओपन ही है एक तरीके से। इसलिए हम इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस मानेंगे वो कितना मानेंगे, अनंत मानेंगे। फिर जुड़ी हुई कैसे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से जुड़ी हुई है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर ऑप्शन में नहीं आए तो दूसरा ऑप्शन आता है म्यूचुअली कनेक्टेड है। प्राइमरी से सेकेंडरी में फिर ईएमएफ कैसे उत्पन्न हुआ होगा, तो ध्यान रखना प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होता है। नियम ठीक वही है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुम्बकीय करंट सिद्धांत पर ही काम करता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से विद्युतीय संयोजन नहीं होते प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच, इसलिए उनके बीच में अनंत प्रतिरोध हम मानते हैं। वहीं अगर ऑटो ट्रांसफार्मर की आ जाए ना तो इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली दोनों रूप से जुड़ी होती है, ये उत्तर कर देना। क्वेश्चन आ सकता है ऑटो ट्रांसफार्मर का भी, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आ जाओ फटाफट से अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कौन सा होता है। देखो ट्रांसफार्मर में टोटल फ्लक्स होते हैं 2, एक को बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। तो म्यूचुअल फ्लक्स वो होता है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों काम करते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों जिसमें काम करती है उसे म्यूचुअल बोलते हैं। उसके बाद में एक और फ्लक्स होता है, उसे लीकेज फ्लक्स कहते हैं। लीकेज फ्लक्स वो होता है जो केवल उसी वाइंडिंग का होता है। जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो धारा तो प्राइमरी वाइंडिंग में भी चलती है, फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग भी अपना बनाती है। तो वो फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग ने जो बनाया था वो फ्लक्स सेकेंडरी तक कभी नहीं पहुंचता, इसलिए उसे बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। यानी लीकेज फ्लक्स वाइंडिंग का अपना अपना होता है। एक वाइंडिंग फ्लक्स बनाती है जो एयर गैप को पार करके दूसरी वाइंडिंग तक नहीं पहुंच पाता है, उसे बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। बी ऑप्शन हो जाएगा, वह फ्लक्स जो केवल प्राइमरी अथवा केवल सेकेंडरी से लिंक होता हो। ध्यान रखना, वह फ्लक्स जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से लिंक होता है इसे म्यूचुअल फ्लक्स बोलते हैं।
हिंदी में इसे उबेनिष्ठ फ्लक्स भी बोला जा सकता है। और म्यूचुअल फ्लक्स को ध्यान रखना कांस्टेंट फ्लक्स बोलते हैं या कांस्टेंट मानते हैं, इसीलिए ट्रांसफार्मर को भी कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है ना। पेपर में एक बार क्वेश्चन आ गया था, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। खैर कभी दोबारा बताऊंगा वो क्वेश्चन जब सामने आएगा तो। अब ये देखो एक बार के लिए हमारा नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत काम का है। जिन बच्चों को नहीं पता पहले तो मैं उनको कनेक्शन के बारे में बता दूं होता क्या है। दरअसल हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में कनेक्शन दर्शाते हैं जिसकी हमारे पास टोटल संभावनाएं होती है 4। क्या क्या संभावनाएं गुरुजी? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टार में जुड़ी हुई हो, एक संभावना। लेकिन कोई गारंटी नहीं है ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसे ही जुड़ी हुई थी। हो सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टार में जुड़ी हो लेकिन यूं जुड़ी हुई हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर प्राइमरी वाइंडिंग को स्टार बनाते समय 1-1 को शॉर्ट किया तो सेकेंडरी साइड भी 1-1 को ही शॉर्ट किया, और अगर प्राइमरी साइड में 2-2-2 को शॉर्ट किया तो स्टार बनाते समय सेकेंडरी साइड भी 2-2 को ही शॉर्ट किया। ऐसी सिचुएशन को 12 बजे की पोजीशन बोला जाता है और इसमें फेज अंतर 0 डिग्री होता है। लेकिन इसमें भी एक और पोजीशन आ जाती है कि मान लीजिए एक में 1 को शॉर्ट किया और एक में 2 को शॉर्ट किया हो, तो इसको 6 बजे की पोजीशन कहा जाता है और इसमें 180 डिग्री का फेज अंतर होता है। ये तो था इसका। अब सेम यही कंडीशन डेल्टा की भी आती है कि या तो ये कनेक्शन कर दिए हो या ये कनेक्शन कर दिए हो, तो ये तो कहलाएगा 0 डिग्री डिफरेंस। ठीक है। लेकिन अगर गलती से अपोजिट हो गया हो, दोनों में से कोई एक उल्टा हो गया हो, चलो अब हटा ही देता हूँ साथ में, दोनों में से कोई एक उल्टा, मतलब एक डेल्टा यूँ बना हो दूसरा डेल्टा यूँ बना हो, तो ये कहलाता है 180 डिग्री की पोजीशन। इतनी दूर बात कंप्लीट होगी ना। अब स्टार और डेल्टा पर आते हैं। लिखते समय ध्यान रखना पहली वाइंडिंग को कैपिटल लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाई वोल्टेज साइड स्टार में है तो स्टार को कैपिटल वाई से लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1। लो वोल्टेज साइड डेल्टा में है तो ये ध्यान रखना पहली वाइंडिंग को बड़ा दूसरी वाइंडिंग को छोटा दिखाते हैं, यानी कनेक्शन यूँ होंगे। अगर अपोजिट होता तो डेल्टा बड़ा आता और स्टार छोटा आता, ये ध्यान रखना। अब स्टार हो या डेल्टा हो, इसमें फेज अंतर 30 डिग्री का होता है। हालांकि एक में 30 डिग्री माइनस का होता है, एक में 30 डिग्री पीछे का होता है। वो पूरी डिटेल से बात करेंगे 1 बजे और 11 बजे आते तब। ठीक है ना। अब बात ये आती है कि इसका कनेक्शन उसने बताया नहीं कैसे है। तो इसकी 2 पोजीशन होगी कि या तो प्लस का 30 डिग्री होगा या माइनस का 30 डिग्री होगा। उत्तर हो जाएगा डी। या तो 1 बजे की पोजीशन आएगी या 11 बजे की पोजीशन आएगी, डी हो जाएगा। ठीक है। देखो स्टार और डेल्टा के बीच में 0 डिग्री का फेज अंतर कभी नहीं आता, ये ध्यान रखना। और 30 डिग्री प्लस का होगा कि माइनस का होगा ये भी हमें कन्फर्म नहीं, इसलिए हमें दोनों करने होते हैं। ठीक है। तो डी ऑप्शन कर देना, यहाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, याद रखना। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। एक वास्तविक ट्रांसफार्मर में नो लोड धारा और अप्लाइड वोल्टेज के मध्य एंगल कितना होता है? बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, सुनते जाना। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का 2 से 5% होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। नो लोड करंट का जो पावर फैक्टर माना जाता है वो हम 0.1 से 0.2 मानते हैं और लेगिंग मानते हैं। नो लोड पर इस धारा को चुंबकन धारा या चुंबकन घटक कहा जाता है। अब देखो पावर फैक्टर 0 तो नहीं बताया ना। पावर फैक्टर 0 नहीं बताया, इसका मतलब फेज अंतर 90 डिग्री तो नहीं हो सकता। अगर आदर्श ट्रांसफार्मर दे देता तब 90 डिग्री करना है। यहाँ वास्तविक ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ रहा है। पावर फैक्टर का मान बहुत कम है तो फेज अंतर का मान बहुत अधिक होगा। ठीक है। 80 डिग्री फेज अंतर कर देना, उत्तर सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन बहुत काम के है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर क्लास आज भी पसंद आएगी। लाइव नहीं है लेकिन आपके लिए उपलब्ध करवा दी है। बस एक छोटा सा सपोर्ट आपसे मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर देना
और पूरी क्लास देख ली, कहाँ तक कौन से क्वेश्चन देख ली, वो मुझे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बता देना। ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो गया, इंस्ट्रूमेंट शुरू हो रहा है। देखो सवाल क्या पूछ रहा है गुरुजी, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीटर वाले में से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये कन्फर्म है। इंस्ट्रूमेंट, डिप्लोमा, डिग्री, आईटी सब के लिए एक जैसे ही होते हैं। देखो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए मीटर कैसे लगता है, समांतर में, तो इसकी रेंज बढ़ाने के लिए जो रेजिस्टेंस लगता है वो उल्टा लगता है, ध्यान रखना। श्रेणी क्रम में लगेगा रेजिस्टेंस, श्रेणी क्रम के दो उत्तर है, यानी बी और डी तो नहीं होगा, काट दो। कैसे लगाएंगे, निम्न मान का नहीं लगता, फिर रेजिस्टेंस वैसा ही लगेगा जैसा वोल्ट मीटर का है। तो वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध का होता है। कई सारी बातें इसके बारे में बताने वाली है, वो बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लो। श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाएंगे, ध्यान रखना। शुद्ध हिंदी में इसे वर्धक बोलते हैं और इंग्लिश में इसे मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। वहीं समांतर में निम्न मान के प्रतिरोध की अगर बात करें तो ये जो बी ऑप्शन है ना, ये एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए होता है, या यूँ कहें कि जब एमीटर की माप सीमा बढ़ाने का क्वेश्चन पूछे तब ये करना है। जब समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध लगता है तो इसे शंट बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनकी ज्ञात करने का फॉर्मूला और वो भी थोड़ा सा आप अगर याद रख सको तो रखना। दरअसल 3-4 बातें जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताने जा रहा था वो क्या है, तो ध्यान से सुन लो। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, सवाल पूछा जा सकता है। आदर्श वोल्ट मीटर की चालकता कितनी होती है, सवाल पूछा जा सकता है। आदर्श शब्द हटा दे और सीधे ही वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, सीधे ही वोल्ट मीटर की चालकता कितनी होती है। 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम में आ चुका है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, तो फिर चालकता हो जाएगी 0। वास्तविक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए चालकता हो जाएगी निम्न। फिर इसी तरह से अगर पढ़ो तो आप एम्पीयर मीटर को भी याद रखना, एम्पीयर मीटर वाले को जस्ट अपोजिट कर देना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत काम के हैं, पूरा पढ़ लेना। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, मापी यंत्र के जो डायल पर बने स्टार प्रतीक है वो किसे दर्शाते हैं। यानी एक ऐसे है ना स्टार बना होता है, अगर आपने सही ध्यान से देखा हो तो, मुझे नहीं आता सॉरी, बट आपको याद होगा, प्रैक्टिकली आपने कभी देखा हो तो इस तरह से होता है। नहीं, यहाँ बीच में एक और बना देते हैं, ये इस तरह से है ना। तो ये स्टार किससे दर्शाता है, अलग अलग कंडीशन होती है वैसे, ध्यान रखना। तो ये जो स्टार होता है ना, ये उपयोग होने वाले वोल्टेज लेवल को दिखाता है। अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ध्यान रखना है आपको कि ये 500 वोल्ट तक उपयोग में ले सकते हैं। अंदर जैसे इसके लिख दिया कि 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 किलो वोल्ट तक उपयोग करेंगे। अंदर 0 लिख दिया, इसका मतलब है किसी वोल्टेज के लिए उपयोग में नहीं ले सकते, जैसे मेगर हो गया, जैसे ओम मीटर हो गया, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट बहुत है। मीटर के प्रकार को कौन बताएगा, वो उसका खुद प्रतीक बताएगा। जैसे PMMC प्रकार का है तो ये प्रतीक होगा, मूविंग आयरन है तो ये प्रतीक होगा। उपयोग होने वाली आपूर्ति का प्रकार लिखा होगा, AC है कि DC है ना, कौन सी सप्लाई के लिए काम मिलेगा। उपयोग होने वाली स्थिति के लिए ऊर्ध्वाधर उपयोग में लेंगे कि हॉरिजॉन्टल लेंगे कि झुकाव कोण के साथ काम में लेंगे, उपयोग की स्थितियाँ यूँ होगी। ये एक छोटा क्वेश्चन बनता है इसमें से, लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है, इसलिए इसे पढ़ लेना जरूर थोड़ा सा, ठीक है। अगला सवाल देखो कि मेगर सामान्यतः किस प्रकार का मीटर है। अब देखो हम सब जानते हैं मेगर का उपयोग क्या है, सबको पता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने के काम आता है। लेकिन एक स्टेप और आगे चले गए ना कि मेगर है क्या वास्तव में। वास्तव में मेगर में भी करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल होती है, और जब हम हैंडल से घुमाते हैं तो इसकी भी एक कॉइल रोटेट करती है, इसलिए इसे मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। मूविंग कॉइल प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी इसमें भी कुंडली घूमती है, या यूँ समझ लीजिए कि इसमें कुंडली रोटेट करती है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और फटाफट से सवाल देखो कि सूचक मापी यंत्र में जब विक्षेपक टॉर्क बढ़ता है तो नियंत्रक टॉर्क का क्या होता है। विक्षेपक को इंग्लिश में बोलते हैं डेफ्लेक्टिंग टॉर्क और नियंत्रक को बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। दरअसल सूचक यानी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 प्रकार के बल काम करते हैं, डेफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। डेफ्लेक्टिंग टॉर्क धारा के आधार पर हमें टॉर्क दर्शाता है, यानी विक्षेपक टॉर्क बोल सकते हैं अपन, धारा के समानुपाती होता है। जैसे ही ये टॉर्क लगता है तो पॉइंटर गति करता है, इसलिए ठीक उसी टाइम कंट्रोलिंग टॉर्क सक्रिय हो जाता है। यानी डेफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों का एक जितना मान होता है, बट दोनों की दिशा विपरीत होती है। डेफ्लेक्टिंग टॉर्क पॉइंटर को आगे ले जाने का प्रयास करता है, विक्षेपक टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क वापस लाने का प्रयास करता है। दोनों एक दूसरे को खींचते रहते हैं, पता है बैलेंस नहीं हो सकता, दोनों से एक बराबर फोर्स कभी नहीं लग सकता, इसलिए पॉइंटर कभी डेफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण आगे जा रहा है, कभी कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण वापस आ रहा है। इसे बोलते हैं दोलन करना या हंट करना। फाइनल रीडिंग पर स्थिर नहीं होता और रीडिंग पर स्थिर करवाने के लिए हमने क्या किया, डैम्पिंग यानी अवमंदक बल लगाया। तो जैसे जैसे विक्षेपक टॉर्क बढ़ता है वैसे वैसे नियंत्रक बल भी बढ़ता है, ताकि वो उस पॉइंटर की गति को कंट्रोल कर सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो कि एक ऊर्जा मापी का, मापी नहीं है मापी है, ठीक है ना, मीटर है, एनर्जी मीटर है जिसका नियतांक 1500 चक्कर प्रति kWh है, एक चक्कर में दर्शाएगी, रीडिंग कितनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो वो ये कह रहा है कि 1500 चक्कर अगर काट देता है तो हमें कितनी रीडिंग देगा, 1 kWh की। ऑप्शन देख लो किस में है, वाट मिनट में, उसको भी चेंज कर लो। अगर 1500 चक्कर पूरे करता है तो कितनी रीडिंग देगा, 1000 वाट घंटे की। अभी भी मिनट में नहीं आया, कोई बात नहीं, 1000 वाट और 60 मिनट यानी 60,000 वाट मिनट हो गया 1500 चक्कर में। एक चक्कर का ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 60,000 में 1500 का भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। देखो भाई लगभग कितना आ रहा है, 40 वाट मिनट आ रहा है। बस तो ठीक है, सी उत्तर कर देंगे। कैलकुलेशन कर लेना, उत्तर की मिलान कर लेना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है वैसे छोटा सा न्यूमेरिकल ही है। बस दोस्तों इसके बाद में फायर एंड सेफ्टी और ऑक्यूपेशन वाले स्टार्ट हो गए, तो एक बार आज क्लास यहीं रोकेंगे, थोड़ा समय का अभाव है। बट आई होप कि 15-20 क्वेश्चन जो भी मैंने आपको करवाए हैं ज़रूर आप इससे कुछ नया सीखे होंगे। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, दोस्तों को आगे फॉरवर्ड कर दो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना। बहुत धन्यवाद।